नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। आप हमेशा डिबेट में बहुत सारी राजनीतिक बातें सुनते हैं, पर सवाल ये नहीं है कि केवल राजनीति की बात ही की जाए। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिस पर भी बातचीत होना चाहिए। हमको लगता है कि उच्च शिक्षा में साहित्य हमें एक बातचीत करने के लिए एक विषय चाहिए। दरअसल ये विषय इसलिए हम रखते हैं कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य जो है समाज को बेहतर बनाता है। तो क्या अगर जो साहित्य समाज को बेहतर बनाता है तो जो उच्च शिक्षा संस्थान है छत्तीसगढ़ के खास करके और देश के, क्या वहाँ पर साहित्य की पढ़ाई हो रही है या विद्यार्थी जो है वो साहित्य में रुचि दिखा रहे हैं, या वहाँ पर किस तरह का माहौल है, या किस तरह साहित्य को लेकर गंभीरता है, या कहीं ऐसा लगता है कि जो रोजगार दे सकती है उस तरह की पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है छात्र अग्रसर है, उनको साहित्य से उस तरह का मतलब नहीं है और वो गंभीर साहित्य या कहना चाहिए जो साहित्य पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमसे इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में साहित्य के दो प्रतिष्ठित नाम मौजूद हैं। जयप्रकाश जो वरिष्ठ आलोचक हैं और अभी हाल ही में वो प्राध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनका स्वागत है। दूसरे हमारे साथ डॉक्टर सियाराम शर्मा जी हैं, ये भी वरिष्ठ आलोचक हैं और साहित्य में आपका ऊंचा स्थान है। तो मैं इस बात को जय से साल चालू करूंगा कि जयप्रकाश जी, आप कॉलेज में आपने इतने साल पढ़ाया, कॉलेज में साहित्य की स्थिति क्या है? उच्च शिक्षा में खास करके कॉलेज महाविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों में साहित्य को लेकर किस तरह का अनुराग है, किस तरह की स्थिति है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं पिछले 40 वर्षों से साहित्य का अध्यापन करता रहा और मेरा अनुभव कुछ बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने ये देखा है कि जब मैं सेवा में आया तो ये पाया कि साहित्य को लेकर एक रुझान विद्यार्थियों में ज़रूर था, जो एक हद तक के कहें कि सीमित रुझान ही था, क्योंकि साहित्य जो है वो उस तरह से जन जन की रुचि का विषय नहीं रहा है जैसा पहले कभी हुआ करता था। वाचिक परंपरा के युग में, वाचिक परंपरा का समय वो था जिसमें ये कहें कि हर व्यक्ति साहित्य की वाचिक प्रक्रिया में बराबर का भागीदार था। वही सर्जक भी था, वही दर्शक या श्रोता भी हुआ करता था। तो एक अजीब सी स्थिति है कि साक्षरता ने एक विभाजक रेखा पैदा कर दी और साहित्य का एक विशेषज्ञ समाज पैदा कर दिया जो साक्षरता पर आधारित था। यानी जो साक्षर है वही साहित्य का रचयिता है और वही साहित्य का पाठक भी है। पहले पाठक नहीं हुआ करता था। तो साहित्य की उच्च शिक्षा के लिए यह आवश्यक था कि विद्यार्थियों में साक्षरता हो। साक्षरता का अर्थ केवल लिखने पढ़ने से नहीं था, साक्षरता एक समझ भी दिया करती थी। मूल अर्थ तो ये है कि साक्षरता का या शिक्षित होने का संबंध जागरूकता से है। साहित्य ने कलात्मक रूप से हमारे विद्यार्थी समाज को संवेदनशील बनाया और उसके भीतर एक आग्रह पैदा किया, सृजनात्मकता का आग्रह। उच्च शिक्षा में मैंने ये पाया, बेशक पहले का अनुभव कुछ बहुत बेहतर रहा हो, लेकिन 4 दशक पहले जब मैं उच्च शिक्षा में आया तो मैंने ये पाया कि विद्यार्थियों में अपेक्षाकृत रुझान कम है। कुछ जगहों पर ऐसा ज़रूर था कि साहित्य को लेकर वैसा रुझान दिखाई देता था, लेकिन ज़्यादातर मेरा अनुभव ये रहा है कि साहित्य के प्रति वैसी सजगता नहीं थी। जय, मैं आपको रोकूंगा, मैं सियाराम जी से पूछूंगा जी। जैसे जय कह रहे हैं कि साहित्य के प्रति उस तरह के रुझान नहीं है, मुझे याद आता है कि जब कॉलेजों में स्कूलों में वार्षिक उत्सव होते थे तो वहाँ नाटक होते थे, कविताएं पढ़ी जाती थी और जो मंची कवि होते थे, बहुत स्तरीय कवि होते थे, लोग उनको सुनना चाहते थे, मुशायरे में लोग जाना चाहते थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ठीक है, मुशायरे में लोग जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत कुछ लिख पढ़ रहे हैं, पर जो उच्च शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे, शिक्षा में जो बात कर रहे थे कि साहित्य जो है उस तरह से नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा में साहित्य की बात करूं, इसके पहले थोड़ा सा मैं विश्वविद्यालय के सिस्टम और उच्च शिक्षा पर बात करना चाहता हूं। असल में जो विश्वविद्यालय सिस्टम है, जो ज्ञान के प्रसार का काम कभी करता था, वह जो संस्था है धीरे धीरे अब खत्म होती हुई संस्था है। जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, मुझे लगता है कि उसी तरह से विश्वविद्यालय की संस्था का भी क्षरण हुआ है।
और विश्वविद्यालय में जो विभिन्न तरह के ज्ञान की शाखाएं होती थीं, जो आपस में टकराती थीं और उससे ज्ञान का विकास होता था, वो स्थिति धीरे धीरे अब खत्म हो गई है और संस्थान की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, जो एकांगी होते हैं, एक ही तरह के संस्थान होते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि एक पूरे भारत में ये इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। दूसरी बात, मैं छत्तीसगढ़ को लेकर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जगहों पर जो विश्वविद्यालय थे वो काफ़ी ऊंचाई की स्थिति में थे और धीरे धीरे उन विश्वविद्यालयों का क्षरण हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए थे और उसमें धीरे धीरे मतलब क्षरण की स्थिति ज़्यादा आई। और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो साहित्य का अध्ययन अध्यापन है वो विश्वविद्यालयों से ज़्यादा महाविद्यालयों में हो रहा है। तो विश्वविद्यालय जो उस तरह के एक वातावरण का निर्माण करते थे, उसकी भूमिका मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी कम रही है जी। और ये ज़रूर है कि महाविद्यालयों में चूँकि शिक्षक भी बिखरे हुए होते हैं और स्टूडेंट में भी कुछ अच्छे विद्यार्थी कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो विश्वविद्यालयों में जो एक जगह अच्छे शिक्षक और अच्छे छात्र उपस्थित होते थे और उससे एक वातावरण बनता था, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस स्थिति में कमी रही है। जी जयप्रकाश, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसा सियाराम जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कमी रही, मुझे लगता है कि साहित्य में मतलब पूरे समाज में ही अगर साहित्य का रुझान कम हुआ है और हिंदी के साहित्य की यदि हम बात करें तो उसके जो बड़े से बड़े लेखक की बहुत कम कृतियाँ छपती हैं या लोग उसको पढ़ते हैं, तो क्या हिंदी पट्टी में पढ़ने लिखने का चलन कम है या उस तरह के गंभीर साहित्य का चलन कम है? ये आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदी पट्टी में पढ़ने लिखने का चलन कम है। उसके बहुत दूरगामी कारण हैं। अतीत में अगर हम जाएं तो हम नवजागरण की बात कर सकते हैं। हिंदी नवजागरण की तो चर्चा होती ही रही है, लेकिन गौर कीजिए कि हिंदी नवजागरण का उसका जो केंद्र था वो साहित्य ही था। लेकिन अजीब बात यह है कि इस साहित्य ने विद्यार्थियों के भीतर वो चेतना पैदा नहीं की जो अन्य क्षेत्रों में समाज सुधार के रूप में दिखाई देती है। तो समाज सुधार के कार्यों ने जिस तरह से महाराष्ट्र में या बंगाल में या दक्षिण भारत में एक नई तरह की जागृति पैदा की, एक तरह की सजगता पैदा की, उसका परिणाम ये हुआ कि साहित्य की ओर जो रुझान था वो स्वाभाविक तौर पर विकसित हुआ। हिंदी क्षेत्र में साहित्यकारों में नवजागरण दिखाई देता है। भारतेंदु युग को हम इसी तरह से देखेंगे या उसके बाद के द्विवेदी युग के समूचे साहित्य को इसी रूप में देख सकते हैं कि वो नवजागरण के कार्यभार का विस्तार था, लेकिन समाज की तहों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई। इसलिए ये फ़र्क हमको साफ दिखाई देता है कि जिन इलाकों में समाज सुधार के रूप में नवजागरण आया, उन इलाकों में साहित्य के प्रति सजगता और संवेदनशीलता भी विकसित हुई। समाज सुधारकों ने वो काम किया था, लेकिन हिंदी क्षेत्र में समाज सुधारकों की जगह पर साहित्यकार थे और स्वाभाविक है कि उस साहित्य की पहुंच तो साक्षर समाज तक ही थी, जो तब भी बहुत सीमित था और आज भी उसकी स्थिति को बहुत संतोषजनक नहीं माना जा सकता। ठीक है, मैं डॉक्टर सियाराम आपको छत्तीसगढ़ में लाता हूँ। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा का आग्रह बढ़ा और अब छत्तीसगढ़ साहित्य में एमए करने की बात भी हो रही, लिटरेचर पढ़ाने की बात हो रही। तो ये जो हमारे राज्य में यदि हम छत्तीसगढ़ में हिंदी तो पढ़ाई जा रही थी साहित्य में, अंग्रेजी में साहित्य पढ़ाया जा रहा था और ये तीसरा छत्तीसगढ़ी में साहित्य की बात हो रही, तो क्या ये छत्तीसगढ़ी भाषा जो कि यहाँ की स्थानीय बोली भाषा है, अगर हम बस्तर और अंबिकापुर के क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, तो क्या इससे कुछ साहित्य में रुझान बढ़ता दिखा आपको? हर भाषा का विकास होना चाहिए और मुझे लगता है कि हिंदी जो है उसके साथ साथ बहुत सारी उसकी बोलियां, भाषाएं लगी हुई हैं और उसी से मुझे लगता है कि हिंदी को ताकत भी मिलती है। तो स्वाभाविक है कि जो दूसरी भाषाएं हैं उसमें भी साहित्य लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो उसका भी अध्ययन अध्यापन होना चाहिए और इस बात का स्वागत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ी में साहित्य के अध्ययन अध्यापन की शुरुआत हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शुरुआती स्तर पर है, उसको लेकर के जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए और जिस तरह का मतलब लेखन होना चाहिए, अच्छा साहित्य होना चाहिए जिसको सामने रख करके बातचीत हो,
तो मुझे लगता है कि अभी प्रारंभिक स्तर पर है, और मुझे लगता है कि उसके कारण छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रति उच्च शिक्षा के आने के कारण बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ हो या साहित्य पढ़ने के प्रति अभी रुचि जागी हो, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है। अभी सिर्फ उसकी शुरुआत कही जा सकती है और उसका स्वागत किया जा सकता है। जैसे भी मैं जोड़ना चाहूँगा, हाँ जय बोलिए। हाँ ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ी साहित्य का पाठ्यक्रम हम देखें, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय या हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मैंने देखे हैं, मुझे ये लगा कि छत्तीसगढ़ी का साहित्य भी प्रातिनिधिक रूप में उसमें उपस्थित नहीं है। पहली बात तो ये ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ी साहित्य की जो समूची रूपरेखा है, उसके इतिहास का स्वरूप, वो निर्धारित किया जाना अभी भी बाकी है। एक काम चलाऊ इस किस्म का इतिहास गढ़ लिया गया है और बहुत हद तक के वो हिंदी की तर्ज पर है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कल्पना की कि इतिहास की जो सामान्य गति होती है उसी तरह से एक प्रारंभिक युग होगा, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल, बाद में आदिकाल वगैरह वगैरह नाम दिए गए। फिर एक मध्यकाल होता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और फिर आखिर में आधुनिक युग। ठीक इसी तरह से छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास को भी 3 चरणों में बांटकर देखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जो आरंभिक समय है, उस दौर के साहित्य को, जो कि मूलतः मौखिक साहित्य है, उसको गाथा युग कहा गया है। ये गाथाएं लिखित गाथाएं नहीं हैं, ये मौखिक रूप से रची गई और संरक्षित गाथाएं हैं, जिनका बाद में जिनको लिपिबद्ध किया गया। बाद के दौर में हम देखें तो मध्यकाल जिसको कहा गया है, उसका साहित्य बहुत क्षीण मात्रा में मौजूद है। वास्तव में छत्तीसगढ़ी साहित्य की शुरुआत आज से तकरीबन 100-120 वर्ष पूर्व से शुरू होती है, और सही मायनों में इतिहास वहीं से लिखा जाएगा, वरना उसके पहले की जो सारी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो मौखिक परंपरा में है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास की एक समूची रूपरेखा का निर्धारण किया जाना अभी बाकी है। उसके बिना उसकी कोई ठोस समझ विकसित नहीं हो सकती है। आप दोनों शिक्षा से जुड़े हैं, मैं बहुत सारे सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजनों से जुड़ा हूँ। मैं देखता हूँ कि जो लोग साहित्य को पढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं, जब ये साहित्यिक आयोजन होते हैं बड़े गंभीर किस्म के, तो वो लोग उससे नादारत रहते हैं। मतलब वो उनकी उपस्थिति, भला ही वो स्कूल के साहित्य पढ़ाने वाले हों, लिटरेचर पढ़ाने वाले हों, कॉलेज के हों, उनको लगता है कि पाठ्यक्रम का जो साहित्य है वही साहित्य, बाकी जो किताबें वो बाकी जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात सही है कि हमारा जो विद्यार्थी है वो पाठ्यक्रम के अलावा साहित्य पढ़ता ही नहीं है। और सच तो ये है कि कुंजियों का ज़माना है, आज से नहीं, तकरीबन 30-40 वर्षों से कुंजियाँ आ रही हैं और उसका उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य का ही नहीं बल्कि समूचे शिक्षण का, विश्वविद्यालयीन शिक्षा का उद्देश्य ही ये रह गया है, उसकी क्रियाविधि ही कुछ ऐसी है कि जो पूरी तरह से परीक्षा उन्मुख है। यानी विद्यार्थी कक्षाओं में जाता है तो सिर्फ ये सोचकर जाता है कि उसको परीक्षा की तैयारी करनी है, और जब वो ये पाता है कि बहुत कुछ उसको कभी कक्षाओं में नहीं मिल रहा है तो वो कक्षाओं में जाता भी नहीं। मेरा अनुभव ये रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में निरंतर विद्यार्थियों की उपस्थिति में क्षरण हुआ है, और ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। उसकी वजह कई सारी वजहें हो सकती हैं। एक कारण तो मुझे यही लगता है कि पढ़ने लिखने और उसके ज़रिए जागरूकता विकसित करने का जो साहित्य का मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य से विद्यार्थी अपरिचित ही हैं, क्योंकि वो परीक्षा पास करने और डिग्री लेने के लिए आते हैं। साहित्य के विद्यार्थी भी डिग्री हासिल करना चाहते हैं ताकि उसके ज़रिए उनको एक नौकरी मिल सके, जीविका का आधार बन सके। जब शिक्षा का मूल उद्देश्य सिर्फ जीविका का आधार हो तो ऐसी स्थिति में किसी तरह की जागरूकता की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो जो समाज हमारा बन रहा है वो इसी तरह का समाज है। तो इसमें मैं सियाराम जी एक और चीज़ जयप्रकाश की बात से आगे बढ़ाता हूँ कि जो स्तर बनना चाहिए, जैसे अखबार मीडिया जो था उसमें पहले साहित्य का पूरा परिशिष्ट होता था। संडे को लोग साहित्य पढ़ना चाहते थे, मीडिया से भी साहित्य गायब हुआ। जो बड़ी पत्रिकाएं थी साहित्य की वो भी धीरे धीरे पीछे गईं। अब जरूर है कि जो लघु पत्रिकाएं उन्होंने एक आंदोलन बनाया, पर उसका दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि उसके अर्थात ऐसा नहीं है कि वो व्यापक उसका
प्रचार प्रसार हो, में साहित्यिक रुझान पैदा कर सके, ऐसी चीज़ें धीरे धीरे कम हुई है। ये जरूर है कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें यदि उनको मालूम हो तो वो पढ़ सकते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है कि पहले जब विद्यार्थी छोटा होता था या बाल्यावस्था में होता था, उस समय से ही बच्चों की बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, नंदन जैसी पत्रिका आती थी या और बच्चों की पत्रिका थी। उसको पढ़ते हुए एक साहित्यिक रुझान विकसित होता था। और उस समय घरों में भी, मध्यवर्गीय घरों में, कुछ स्कूलों में अच्छी पत्रिकाएं आती थीं और उसको स्कूलों की लाइब्रेरी बहुत अच्छा हुआ करती थी और उसमें बहुत सारे साहित्य की किताबें हुआ करती थी और उसको पढ़ते लिखते हुए साहित्य का रुझान विकसित होता था। और ख़ास करके किशोरों के पास और युवाओं के पास जो खाली समय होता था उसको वो साहित्य से भरते थे और इस तरह से एक साहित्यिक अभिरुचि के साथ साथ समय और समाज की समझ भी उनकी विकसित होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विकास हुआ, हर बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आए, टेलीविज़न आया, मुझे लगता है कि यह बच्चों से भी और विद्यार्थियों से भी उसके अवकाश को, क्षण को छीन लिया है और उसके पास साहित्य को जो पढ़ने के लिए पहले समय रहता था, अब उसके पास समय नहीं है। तो मुझे लगता है कि साहित्य की पहुंच धीरे धीरे कम हो गई है नई पीढ़ी तक और दूसरे पाठकों तक भी। तो स्वाभाविक है कि साहित्य के प्रति रुझान कम है समाज में भी और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में भी। एक समय में जो शिक्षण संस्थाएं हुआ करती थी वो एक तरह से साहित्य को समझने, जानने का एक ट्रेनिंग देने का काम हुआ करता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कमी आई है। शायद उस तरह के साहित्यिक रुझान वाले शिक्षक भी अब बहुत कम हैं और विद्यार्थियों में उस तरह की अभिरुचि रखने वाले भी अब लोग बहुत कम हैं जी। तो मुझे लगता है कि इसमें गिरावट आई है। ठीक है, जैसे डॉक्टर सियाराम शर्मा कह रहे हैं, जब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पढ़ने से ज़्यादा देखने का और सुनने का समय है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हम मंच पे पहले गंभीर कवियों को सुनते थे, अब मंची कवि आ गए, वो बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडी आ गए, तो साहित्य कहीं धीरे धीरे मीडिया या आधुनिक मीडिया के कारण हाशिए पे चला गया है या उसके लोग पढ़ना कम कर दिए, क्या वजह है? ये ठीक है कि पढ़ने की क्रिया का स्थान समाज में लगातार कम होता जा रहा है और देखने की क्रिया ने उसको विस्थापित कर दिया है। देखने में सुनना भी शामिल है। आपने कवि सम्मेलन का जिक्र किया तो मुझे याद आता है 60 के दशक में ही कवि सम्मेलनों के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा था और उसमें जो लोकप्रियता का तत्व है वो बहुत तेज़ी से हावी हुआ था और उसका नतीजा ये हुआ था कि महादेवी वर्मा ने मंच को त्याग दिया। पहले कवि सम्मेलन जो हुआ करते थे उसमें गंभीर और अगंभीर कविता का कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था, यानी सारी कविता ही गंभीर मानी जाती थी। लेकिन लोकप्रियता का दबाव जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे हल्की फुल्की रचनाएं जो हैं वो श्रेष्ठ रचनाओं को हाशिए पर डालती चली गईं और उसका कारण सिर्फ यही है कि समाज में भी कहीं न कहीं एक तरह का क्षरण उसके बाद के दौर में दिखाई दे रहा था जो इन आयोजनों में परिलक्षित हुआ करता था। और बाद के दौर को हम देखें तो जिस तरह से मीडिया का प्रचार प्रसार तेज़ी के साथ बढ़ा, पहले तो ठीक है कि केवल एक सशक्त मीडिया हुआ करता था प्रिंट और उसके साथ समानांतर रूप से रेडियो हुआ करता था। रेडियो में भी उस तरह की गंभीरता बरकरार थी और रेडियो के श्रोताओं का एक बहुत बड़ा समुदाय था। टेलीविज़न के आने के पहले तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के तौर पर रेडियो ही हुआ करता था और मुझे याद है 80-82 के आसपास के दौर में एक दीवानगी सी होती थी रेडियो के कार्यक्रमों को सुनने की, चाहे वो किसी भी तरह के कार्यक्रम हो, लेकिन उनमें ऐसा क्षरण नहीं हुआ था। उसमें जो साहित्य हुआ करता था वो भी बेहतर साहित्य था, लेकिन देखने की क्रिया का वर्चस्व जैसे ही बढ़ा वैसे वैसे हम पाते हैं कि टेलीविज़न ने रेडियो का स्थान ले लिया और आज देखना, सुनना, सब कुछ एक साथ दृश्य के रूप में सब कुछ को समेट लेना, ये आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो उसने तो अपने आप एक विकल्प दे दिया है, पढ़ने का विकल्प। पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत जो दिमागी मशक्क़त और एक तरह की कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी आवश्यकता ही नहीं रह गई।
स्वाभाविक था कि जो माध्यम होता है वो अपनी प्रकृति के साथ साथ अपनी विषय वस्तु को भी साथ लेके चलता है, कंटेंट को उससे अलग नहीं होता है। इसलिए जब माध्यम में इस रूप में परिवर्तन हुआ कि वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामने आया, तो वो उसने लोकप्रियता को एक अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया। ठीक है जय, ये बातचीत चूंकि साहित्य पे है और उच्च शिक्षा में साहित्य है, ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, पर चूंकि हमारी अपनी समय सीमा है तो मैं अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी स्टूडियो आए। नमस्कार।